क्या आपने कभी एक ऐसा फेस फील किया है जहां सब कुछ ठीक लग रहा होता है पर अंदर से सब बिखर रहा होता है? आंखों के सामने स्क्रीन है, दिमाग में नॉइज है और दिल में कंफ्यूजन। यही तो हो रहा है आजकल के टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स के साथ। उनकी प्रॉब्लम्स लाउड नहीं होती बट उनका दर्द रियल होता है। एडिक्शन, एंजाइटी, लो सेल्फ वर्थ, सेक्सुअल कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग, ये सब चीजें उनकी रियलिटी बन चुकी है, लेकिन इनके बारे में बात कोई नहीं करता। पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्रेंड्स इग्नोर कर देते हैं और खुद उन्हें नहीं समझ में आता है कि ये हो क्या रहा है। इसीलिए ये एपिसोड उन सबके लिए है जो अपने ही थॉट से थक चुके हैं, जो रोज हंसते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए भी है, जो इतने दिनों से चुप रहकर सब कुछ झेल रहे हैं बिना किसी से कुछ कहे, जो हर दिन एक मास्क पहन के जीते हैं ताकि दुनिया उनका असली पेन ना देख सके। और ये उन लोगों के लिए भी है जो उन्हें समझना चाहते हैं। और इस कन्वर्सेशन को गाइड करेगी एक ऐसी एक्सपर्ट जो सुनना भी जानती है और समझना भी जानती है। डॉक्टर प्रियंका मून, एमबीबीएस जीएमसी नागपुर, एमडी इन साइकेट्री एंड सर्टिफाइड इन सेक्सुअल मेडिसिन। उनका काम उन्हीं इमोशंस के साथ है जिन्हें लोग ऑकवर्ड समझते हैं या अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लाइक एडिक्शन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, सेक्सुअल डिस्टर्बेंस एंड चाइल्ड एंड टीन मेंटल हेल्थ। लेकिन इनकी ट्रीटमेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है नो जजमेंट, नो प्रेशर, सिर्फ सुनने वाली स्पेस। तो अगर आप एक ऐसे फेज में हो जहाँ पे बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा है लेकिन अंदर दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तो ये पॉडकास्ट सिर्फ एक एपिसोड नहीं है, ये मिरर है जहाँ हो सकता है आप अपने आंसर सुन पाओ पहली बार बिना डरे। सो नाउ लेट्स बिगिन दिस कन्वर्सेशन विद डीपली कंपैशनेट डॉक्टर प्रियंका। हाय प्रियंका, हाउ आर यू? आई एम फाइन फातिमा। गाइज, आज का पॉडकास्ट बहुत ज्यादा स्पेशल है बिकॉज जो गेस्ट है वो डॉक्टर के साथ साथ शी इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, डॉक्टर प्रियंका। ये हमारा स्कूलिंग साथ में हुआ है, कॉलेज प्लस मेडिकल भी साथ में हुआ है। सो वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट। यू से कि कितना एक्साइटमेंट है अभी तुझे? एग्जैक्टली मैं भी काफी इंटरेस्टिंग हूँ ये पॉडकास्ट के लिए। जब मुझे तुम्हारा मैसेज आया था तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, शी इज माय स्कूल फ्रेंड एंड कॉलेज फ्रेंड। एंड ये ट्रू है कि हमारा एजुकेशन साथ में हुआ है और काफी बार हम लंबे समय तक इस टॉपिक पे ऐसे डिस्कस करते थे। और फाइनली आज हम ऐसे फेस टू एक्चुअली फेस इस डिस्कस टॉपिक कर पे रहे डिस्कस हैं कर रहे। करेक्ट। बिकॉज बीइंग अ होम्योपैथ एंड साइकेट्रिक, जो एक यस। मेन जो टॉपिक है मेंटल हेल्थ, वो हमारा सेम है, जॉनरल सेम है हमारा। तो जब ये थॉट आया कि यार चलो अभी पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट हुई है, वन बाय वन डॉक्टर्स के साथ करना है, एंड देन फिर एक थॉट आया साइकेट्रिस्ट, देन आई वाज लाइक कि यार डॉक्टर प्रियंका, शी इज माय फ्रेंड, देन व्हाई नॉट। यस श्योर। तो बहुत अच्छा होगा। और मैं मोर एंड मोर एक्साइटेड भी हूँ। और आई एम इंटरेस्टेड ऑल्सो कि अगर मैं अपना साइकेट्रिस्ट का अगर कोई इस पॉडकास्ट के लिए या कुछ इनपुट दे पाऊँ, सो आई एम सो मच इंटरेस्टेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ऑफ थैंक यू। कोर्स, क्योंकि वो मोटिव यही है ना कि मतलब जो नॉलेज हमारे पास है ऑलरेडी, उसका एग्जैक्टली। मतलब 1% भी हम उस चीज को लेके लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट कर सके या वो चीज लोगों तक पहुंचा सके, देन बराबर। व्हाई नॉट। यस। सो लेट्स स्टार्ट, कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बता कि अभी का जो यूथ है, जो टीन्स है, यंग एडल्ट्स है, यस। बाहर से दे लुक नॉर्मल, करेक्ट। एवरीथिंग इज गुड विद देम, बट अंदर से उनको वो लो फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। तो क्या चल रहा होता है माइंड में, क्या पीछे क्या रीजन होता है? तो आपने जैसे अभी हमारा जो मोर डिस्कशन है वो है टीनेजर्स पे। राइट। करेक्ट। सो टीनेजर जो एज ग्रुप होता है वो होता है 10 to 19 ईयर्स। हम्म। करेक्ट। सो यहाँ पे आपने देखा है कि फिजिकल ग्रोथ होती है। करेक्ट। तो फिजिकल डेवलपमेंट में हाइट बढ़ना है, वेट होता है, या फिर जेनाटल डेवलपमेंट होती है, फीमेल्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाते हैं। तो उसी के साथ मेंटल डेवलपमेंट भी होती है और इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है। तो ये जो आपने जो प्रेजेंटेशन कहा है कि बच्चा अगर लो फील कर रहा है, एंग्शियस फील कर रहा है, किसी के साथ बातचीत नहीं कर रहा है, तो इसको हम समझते हैं 4 फैक्टर्स में। ओके। बराबर। तो पहला फैक्टर होता है बच्चे का, मतलब चाइल्ड का फैक्टर। ठीक है। सेकंड होता है पेरेंट्स, क्योंकि चाइल्ड एंड पेरेंट्स का जो कम्युनिकेशन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। थर्ड आता है पीयर्स ग्रुप या फ्रेंड सर्कल उसका। एंड फोर्थ होते हैं कि अदर रीजंस। राइट। करेक्ट। तो सबसे पहला होता है चाइल्ड फैक्टर, कि अगर चाइल्ड कोई न्यू सिटी में शिफ्ट हो गया है। अगर आपने इनसाइड आउट मूवी देखी होगी तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें दिखाया गया है कि जब उसके पेरेंट्स और जो चाइल्ड होता है वो एक न्यू सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं तो बच्चे को कैसे जो डिप्रेसिव सिम्टम्स बताए, उसे एडजस्टमेंट इश्यूज बताया गया है। तो सबसे पहला हो जाता है कि अगर कोई न्यू स्कूल, न्यू सिटी, कहीं भी चेंज हो गया है। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। बराबर। करेक्ट। फिर सेकंड होता है कि चाइल्ड अकेला है।
ठीक है। अब जैसे हमारे समय में हमने देखा है कि हमें 3-3 4-4 भाई-बहन रहते थे, करेक्ट? तो हम किसी के साथ अपनी इमोशन शेयर शेयर करते कर थे। सकते थे। लेकिन अभी के समय में हार्डली एक चाइल्ड या 2 चाइल्ड ही पेरेंट्स प्रेफर करते हैं, राइट। करेक्ट? तो जब बच्चा स्कूल से आता है और अगर पेरेंट्स वर्किंग है, तो उसके लिए कोई अवेलेबल नहीं है, तो वो लोनलीनेस फील कर सकते हैं, तो वो एक रीज़न है, ठीक है। थर्ड रीज़न आ जाता है कि अगर चाइल्ड है, उसके साथ कुछ बुलिंग हो गया है, बराबर? स्कूल में या फिजिकल बुलिंग हो गया है या कोई सेक्सुअल बुलिंग हो गया, तो उसकी वजह से भी ये प्रेजेंटेशन हो सकता है, चाइल्ड अकेला लॉस्ट फील हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर पेरेंट्स नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पेरेंट्स फिजिकली तो अवेलेबल है लेकिन इमोशनली बच्चे के लिए नहीं है, तो ये चाइल्ड के मतलब ये सब फैक्टर्स की वजह से वो हो सकता है प्रेजेंटेशन। सेकंड होता है कि पेरेंट्स, हमारे समय हमने देखा है कि कितना भी पेरेंट्स झगड़ा करे लेकिन वो साथ में रहते हैं, बराबर? वो हमारे लिए इमोशनली अवेलेबल थे, ठीक है। लेकिन अभी के इसमें डाइवोर्स रेट बढ़ गए हैं, बराबर? फिर उसके बाद अगर पेरेंट्स में सेपरेटेड है या फिर पेरेंट्स की डेथ हो गई है, बराबर? या डाइवोर्स्ड है या सिंगल पेरेंट है जिसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ठीक है। या फिर इवन अल्कोहल यूज है मेल में, तो आपने देखा होगा कि अगर कोई जो फादर है अगर अल्कोहल यूज है तो वो अपने इसमें ही रहते हैं, ठीक है। वो एक रूम में रहेंगे, फिजिकली रहेंगे, लेकिन इमोशनली बच्चे के साथ डे टू जो लव चाहिए, केयर चाहिए, वो नहीं दे पाते हैं। मतलब और जो बच्चे को एक सपोर्ट मिलता है करेक्ट, पेरेंट्स से वो नहीं अवेलेबल वो है। नहीं अवेलेबल रहता है। और हमने ओपीडी में भी ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जो ये एज ग्रुप में आते हैं और अगर मदर को या फादर को किसी को साइकेट्रिक इलनेस है, तो बिकॉज ऑफ विच वो उतना बॉन्ड नहीं बन नहीं पाता है पेरेंट्स और बच्चे में। पेरेंट्स एंड बच्चे में, करेक्ट। तो ये भी एक वन ऑफ द फैक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि पीयर्स ग्रुप, बराबर? तो हमने देखा है कि इस एज में हम पेरेंट्स का नहीं सुनेंगे लेकिन पीयर्स का पेरेंट्स का सुनेंगे, सुनते हैं। correct? अगर पीयर्स ने कहा कि आज इधर जाना है, ये करना है, तो हम करते हैं, बराबर? हम भी करते थे, एक्सपीरियंस। बिल्कुल एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर आपने कुछ बोल दिया है तो मैं पेरेंट्स का नहीं सुनूंगी लेकिन हाँ, इसने मेरे लिए कुछ तो अच्छा ही बोला होगा, तो दोनों चीजें रहती है। पीयर्स ग्रुप में वो भी रहता है कि अगर किसी ने, बॉयज में मोस्टली रहता है कि अगर एक ग्रुप है तो लड़कों का रहता है कि वो ग्रुप में मेरा ज्यादा स्टैंडर्ड रहना चाहिए, वैसे गर्ल्स का एक आउटलुक रहता है कि उन्हें अच्छा दिखना है ये एज ग्रुप में, बराबर? तो पीयर्स का इन्फ्लुएंस रहता है पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली दोनों, ठीक है। तो इसी एज में फिर सब्सटेंस यूज चालू हो जाता है कि चलो एक सुट्टा मार के देखते हैं, चलो थोड़ा सा अल्कोहल का एक पैक मार के देखते हैं, तो ये हो जाता है, राइट। करेक्ट। इसमें ईटिंग डिसऑर्डर्स भी आते हैं, ठीक है, कि जैसे एक हेल्थ को लेके या कॉन्शियस हो जाना कॉन्शियस हो जाना कि हम कैसे दिख रहे कैसे हैं, दिख रहा है। करेक्ट। तो उसकी वजह से भी फिर बच्चा अगर प्रॉपर अगर खाना ही नहीं खा रहा है, अगर उसकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, तो उसकी वजह से भी बच्चा एंग्शियस, लो, लॉस्ट फील हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि इसमें ये एज ग्रुप में ओरिएंटेशन, जेंडर ओरिएंटेशन शुरू हो जाता है कि मेल्स को फीमेल्स के टुवर्ड अट्रैक्शन रहता है, फीमेल्स को मेल्स के टुवर्ड रहता है, तो वो खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं। कभी बाइसेक्सुअल भी रहता है, अभी होमोसेक्सुअल का काफी आपने मीडिया पे सुना होगा, ठीक है। तो ये इसमें एक ओरिएंटेशन शुरू हो जाता है, राइट। ठीक है। फिर अदर्स भी आ जाते हैं कि साइकेट्रिक इलनेस की शुरुआत होती है, जैसे सिजोफ्रेनिया हो गया है, ठीक है। तो उसकी एज ग्रुप भी यही होती है 13 to 18 ईयर्स, सो इसमें साइकोटिक सिम्टम्स जैसे कि अकेला रहना चाहिए, किसी से बातचीत नहीं करना, ठीक है, या डरा हुआ रहना, या खुद से अकेले बड़बड़ करना, खुद का केयर नहीं करना। अभी मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ फातिमा, कि हमारे ओपीडी में ऐसा ही हुआ था, एक पेशेंट आया था, लेकिन वो कब आया था, 40 साल में। हाँ, जब हमने उसकी हिस्ट्री ली तो पता चला कि वो प्रेजेंटेशन उसका 13-14 साल में ही शुरू हो गया था। उसका जो ऐसा बिहेवियर था, वो किसी से बात नहीं करना, अकेले रहना, गुमसुम रहना, और उसकी पढ़ाई भी, वो स्कूल नहीं जाता था, पढ़ाई भी डिक्लाइन हो गई थी, ठीक है। तो ये सब प्रेजेंटेशन घर वालों को समझा ही नहीं, उन्हें लगा कि बच्चा होशियार नहीं है या वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा है। और इतने साल से जब उसको उनको आजू बाजू के लोगों ने बताया कि नहीं, आप एक बार साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाइए, तो वो जब आया 40 ईयर्स, मतलब इतना समय उसका चला गया, ठीक है। इतना सब कुछ ऑलरेडी झेल चुका था, करेक्ट, कर ही रहा था, उसके माइंड में सब चल रहा था, एंड देन आफ्टर 40 इयर्स। बराबर, ठीक है। तो मानसिक बीमारी की शुरुआत भी होती है। उसी के साथ फिर अदर आते हैं कि जो न्यूरो डेवलपमेंटल, मतलब जो बचपन की बीमारियां होती है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, मतिमंद, या फिर एडीएचडी जो रहता है, जिसमें बच्चा हाइपर एक्टिव रहता है, उसका इनिशियली
बच्चा जब रहता है उसका प्रेजेंटेशन हाइपर एक्टिव रहता है, लेकिन जैसे वो उसका एज बढ़ जाता है तो हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है लेकिन इन अटेंशन बढ़ जाता है। जैसे कि काफी बार कोई पेरेंट्स बोलता है कि मैं तो बच्चे को इतनी बार बताता हूँ लेकिन इसका ध्यान ही नहीं रहता है। हाँ। स्कूल में तो इतना बताते हैं लेकिन इसका ध्यान ही नहीं रहता है, कुछ तो गलती कर लेता है, कुछ तो सिली मिस्टेक कर लेता है, बराबर। तो एडीएचडी का भी प्रेजेंटेशन रह सकता है, लर्निंग डिसऑर्डर का रह सकता है कि लिख नहीं पाता है प्रॉपर से, पढ़ नहीं पाता है, सिली मिस्टेक करता है, ए का ई करता है, ई का ए लिखता है। वो जो बी को डी करना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, राइट। यस। हाँ, तो ये एन को यू लिखना, यू को एन लिखना, यस, उल्टा पुल्टा जो बच्चे लिखते हैं। हाँ, Okay. तो लर्निंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से बच्चे के ये प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, तो कोई एक रीजन एक नहीं है, रीजन नहीं है, एक रीजन नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। बराबर। तो क्या इसमें जो डोमिनेशन है वो भी एक रीजन हो सकता है, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को डोमिनेट करते हैं ना, जो डिसिप्लिन पेरेंट्स रहते हैं, ऐसे नहीं ऐसे ही करना है, हाँ, ये नहीं खाना है आपको, यही खाना है। भले बच्चे का मन है एक आधी बार बर्गर पिज्जा खाना है, बट नहीं, यू हैव टू ईट हेल्दी ओनली। तो क्या जो पेरेंट्स का डोमिनेशन होता है बच्चों पे, इसका भी एक रीजन ये हो सकता है? इसका ये रीजन नहीं बोल सकते कि हम साइकेट्रिक इलनेस के लिए हैं, बट हाँ, एक पेरेंटिंग स्टाइल जो होती है, जो आपने कहा कि पेरेंटिंग स्टाइल होती है जो 4 प्रकार की होती है, ठीक है। Okay. तो एक होता है ऑथोरियन, जो आपने कहा है कि जिसमें क्या होता है, पेरेंट्स का रहता है कि वन डायरेक्शनल, जो मैंने कहा वही होना चाहिए, हाँ। बराबर। और उनका रहता है कि अगर वैसा नहीं हुआ तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो चाइल्ड एंड जो पेरेंट्स का होता है वो गैप, मतलब कम्युनिकेशन गैप नहीं, कम्युनिकेशन When गैप हो parents जाता is है। at authority, यस, I am the boss. यस, तो वो Okay. अथॉरिटियन हो गया है। हम्म। और अथॉरिटिव जो होता है पेरेंट, जिसमें बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों पेरेंट्स अपने डिमांड्स बताते हैं कि ये हम तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं। ओके। और चाइल्ड जो रहता है वो भी अपने एक्सपेक्टेशंस बताता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है एक बॉन्ड में। तो इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस मेंटल हेल्थ पे नहीं है, बट वन ऑफ द स्ट्रेसर हो सकता है ये, ओके। ठीक है, विच कैन लीड टू मेंटल इलनेस, ओके। ठीक है। तो एक स्ट्रेसर हो सकता है पेरेंटिंग स्टाइल में। ओके। अभी जैसे अल्कोहल की बात किया, ठीक है, कि पीयर प्रेशर में अल्कोहल स्टिमुलेंट ज्यादा यूज हो जाता है। हमारे टाइम में हम लोग का इतना नहीं था, हम लोग के पास फोन नहीं थे, हम लोग स्क्रॉलिंग नहीं करते थे, गेमिंग। अभी के टाइम में ये हो गया है कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हो गया है। बच्चे पूरा टाइम, टीनेजर स्पेशली, पूरा टाइम स्क्रीनिंग, गेमिंग, गेम जोन में जाके गेम्स खेलना होता है, या मोबाइल मिल जाए तो उस पर गेम्स खेलना होता है, पूरा टाइम रील्स देखना। तो ये भी एक एडिक्शन हो गया है। Correct. अल्कोहल स्टिमुलेंट तो चलो ठीक है, वो तो एडिक्शन है ही, बट अब ये ज्यादा एडिक्शन हो गया। तो इसको हम बैड हैबिट्स कंसिडर करेंगे, या इसके पीछे भी कोई मेंटल या इमोशनल नीड रहती है बच्चों की? ओके, सो जो ये एज ग्रुप होता है इसमें हमने सब्सटेंस एडिक्शन काफी बार देखा है, बराबर। टबैको हो गया, तंबाकू, दारू, गांजा, गर्दा, और फिर और भी आते इनहेलेंट्स, फिर जो भी ओपियोइड्स, ठीक है। अभी जो न्यू आया है ये DSM-5 में भी एक नया कैटेगरी आया है, ठीक है, इंटरनेट एडिक्शन या गेमिंग एडिक्शन। तो ये बिहेवियर एडिक्शन है, ओके। ठीक है। तो इसमें इंटरनेट हो गया है, गेमिंग या ऑनलाइन एडिक्शन है, फिर और भी है जैसे कि सेक्स एडिक्शन है, सेल्फी एडिक्शन है, या फिर फूड एडिक्शन है, ठीक है। तो ये भी और डिफरेंट टाइप्स तो ऑफ ये एडिक्शन। एडिक्शंस में कंसिडर हो गया है। करेक्ट, राइट। ठीक है। तो एडिक्शन क्या होता है, काफी बार मतलब जो हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरा बच्चा एडिक्टेड हो गया है। तो एडिक्शन के कंपोनेंट्स क्या है? तो सबसे पहला आता है सेलियंस। सेलियंस मतलब कि उसी चीज चीज में ऑक्युपाइड रहना, ठीक है। अगर कोई गेम खेल रहा है तो वो गेम के बारे में ही सोचना, बाकी की चीजें जो होती है उसकी जो इंपॉर्टेंट डेली रूटीन एक्टिविटीज होती है, उसको जो रोल प्ले करना रहता है, वो डेली, तो वो सब चीजें नेग्लेक्ट करते हैं। सेकेंड जो आता है वो है टॉलरेंस। ओके। मतलब उस एक्टिविटी पे जो भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे गेमिंग ले रहे हैं हम, या इंटरनेट ऑनलाइन एडिक्शन, तो ऑनलाइन अगर वो कुछ गेम खेल रहे हैं तो उस पर उनका समय बढ़ते जाएगा, बराबर। तो पहले वो अगर आधा घंटा बिता रहे हैं तो अभी वो 1 घंटा बिताएंगे, 2 घंटे, 4 घंटे, ऐसे समय बढ़ेगा। सेकेंड आता है उसी में कि फाइनेंशियली जो है उस पर पैसे भी खर्च हो गए, राइट। ठीक है। एंड थर्ड होता है कि विड्रॉल सिम्टम्स, कि अगर ये चीज़ें या गैजेट नहीं मिल रहा है तो फिर उसमें बिहेवियर सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ करना, ठीक है, किसी से बातचीत नहीं करना, खाना नहीं खाना, पेरेंट्स को थ्रेटनिंग बिहेवियर करना, धमकी देना, बराबर। तो ये हो गए उसे विड्रॉल सिम्टम्स। फोर्थ आता है मूड मॉडिफिकेशन, मतलब ये गैजेट जो यूज कर रहे हैं या मीडिया, तो दो चीजों की वजह से, एक तो है उसे प्लेजर मिल रहा है, बराबर, खुशी मिल रही है। और सेकंड होता है कि नेगेटिव मूड है, जो उदासीनता है या कोई भी नेगेटिव सिम्टम, उसको अवॉइड करने के लिए वो यूज कर रहे हैं, बराबर। उसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट,
फिफ्थ, कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं, खुद के साथ। मतलब हमें वो स्टॉप करना है लेकिन वो स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके। कोई भी अगर कोई फोन यूज कर रहा है तो उसका है कि अभी मुझे ये बंद करना है या अभी यूज नहीं करना है, बट वो नहीं कर पाते हैं। मतलब वो झगड़ा खुद से है। वो झगड़ा खुद से है, करेक्ट। क्या? एंड नेक्स्ट आ जाता है रिलैप्स, मतलब कुछ समय तक उन्होंने एब्सटेंट रहा, मतलब यूज नहीं किया है और उन्होंने वापस से रीयूज स्टार्ट, मतलब वापस स्टार्ट से हो गया। स्टार्ट हो गया है, तो उसे कहते हैं रिलैप्स। तो ये हो गए हैं कंपोनेंट ऑफ एडिक्शन। ओके। सो तो इसके ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये एडिक्शन है या नहीं। करेक्ट, ये क्राइटेरियाज होते हैं। ओके। अभी जो DSM-5 है उसमें एंड ICD-11 में अभी रिसेंटली उन्होंने इंटरनेट एडिक्शन एंड गेमिंग डिसऑर्डर भी इंक्लूड किया गया है। तो उसके हिसाब से देर आर 11 क्राइटेरियाज। ठीक है, उसमें से अगर 5 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं विद ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर, ठीक है, अगर 1 साल वो क्राइटेरियाज है तो उसे आप एडिक्शन कहोगे। ओके। अभी अगर आप इसका प्रिवेलेंस जानोगे तो मेल जो है उसमें 2% है एंड फीमेल में 0.6% है। वी आर सेफ स्टिल। यस, करेक्ट। सो व्हाट आर द कॉजेस, क्या कॉजेस है एडिक्शन के? तो सबसे पहला कॉज आ जाता है इम्पल्सिविटी। ओके। इम्पल्सिविटी मतलब कि अगर हमें कुछ चीजें स्टार्ट करनी है तो हम उसे स्टॉप नहीं कर सकते, मतलब स्टार्ट करना है। जैसे कि अगर आप एक अडोलसेंस का एग्जांपल ले लिए और उसके फ्रेंड ने बोला कि चलो सिगरेट स्टार्ट मतलब स्मोक करते हैं, तो वो उस क्यू को वो स्टॉप नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वो क्रेविंग को वो स्टॉप नहीं कर पा रहा है, वो कर रहा है, तो हो गया इम्पल्सिविटी। कंपल्सिविटी मतलब अभी उसको स्टॉप करना है वो हैबिट, ठीक है, बट वो स्टॉप नहीं कर पा रहा है, तो वो हो जाता है कंपल्सिविटी। नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन में। कोई भी चीज़ जो हमें अच्छी लगती है तो डोपामिन रिलीज होता है, ठीक है, और हमें उससे प्लेजर मिलता है। राइट। करेक्ट। तो हम कोई भी चीज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उससे खुशी मिलती है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी ने स्मोकिंग किया, मतलब पहला सिगरेट उसने स्मोक किया, तो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन रिलीज हो गया, तो उसके साथ उसे खुशी फील हुई। अब उसे वही खुशी चाहिए, इसलिए वापस उसने स्मोकिंग किया। ठीक है, वापस से स्मोक किया, वापस से डोपामिन रिलीज हुआ, वापस से खुशी हुई। बट हमारा ब्रेन क्या करता है, हर बार उतने ही स्मोकिंग पे सेम प्लेजर नहीं फील करता है। ठीक है, ओके। हाँ, तो अभी उसने एक सिगरेट स्मोक किया लेकिन हमें उतनी खुशी नहीं मिली, तो तो हमें वो तो दो चाहिए, किए हमें करेगा। तो चाहिए उतनी ही खुशी मिलनी चाहिए। तो हमने अभी क्या किया, 2 सिगरेट लिए। करेक्ट, तो अभी हमने 2 सिगरेट लिए तब जाके हमें उतनी खुशी मिली। ओके। ठीक है, फिर तीसरी बार होगा कि 2 सिगरेट पे उतना नहीं होगा, फिर 3 सिगरेट हो जाएगा, फिर 4 सिगरेट हो जाएंगे। हमें क्या चाहिए, वही खुशी चाहिए जो पहली बार मिली है। राइट। ठीक है, उसके वजह से ये एडिक्शन बढ़ते बढ़ते जाता जाता है। है। तो ये हो गया उसका लूप। फिर नेक्स्ट आते हैं ब्रेन में जो सेरोटोनिन हार्मोन, हैप्पी हार्मोन रहता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, फिर हमारे ब्रेन में जो ब्रेन एरियाज है जैसे कि हाइपोफ्रंटैलिटी, मतलब सॉरी, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है उसका मेन फंक्शन होता है कि जजमेंट करना। ठीक है, हमारी इम्पल्सिव जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करना, और अगर कोई चीज़ है उसे असेस करना कि उसका हार्म है क्या। ठीक है, रिस्क असेस करना। और जो दूसरा होता है कॉर्टिकल एरिया, जो सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये जो एज ग्रुप होता है इसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एज कम्पेयर टू कॉर्टेक्स उतना मैच्योर नहीं होता है, बराबर। तो वो डिसीजन नहीं ले पाते कि वो रिस्क है कि नहीं है, ठीक है, वो हमारे लिए हार्म है कि नहीं है। ओके। उसके साथ आ जाता है आपका ब्रेन में जो न्यूक्लियस अकम्बन्स हो गया है, लिम्बिक सिस्टम हो गया है, जो रिलेटेड होता है टू इमोशंस। तो इस एज में इमोशंस काफ़ी हाइटेंड रहते हैं, तो हमें इमोशंस तो काफ़ी हाइटेंड है लेकिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उतना मैच्योर नहीं है, तो वो उतना डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो डिसीजन करेक्ट है कि नहीं है। मतलब वो जो एज ग्रुप है उसमें हाँ, जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन हम बोल सकते हैं, हाँ, इतना ज्यादा मैच्योर नहीं रहता कि जज कर पाए कि क्या सही है और क्या गलत है। करेक्ट। तो ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है, बराबर। उसके साथ ही आते फिर अदर ओपियोइड सिस्टम जो रहता है, उसमें थोड़ा डिसफंक्शंस होता है। फिर जो ब्रेन में फ्रंटल रहता है वो थोड़ा हाइपोफ्रंटैलिटी रहता है। तो ऐसे ब्रेन में चेंजेस होते रहते हैं और इस वजह से एडिक्शन होता है। ओके। तो अगर ये है जैसे कि ये एज ग्रुप में ये है, डेवलपमेंटल इशू है, हाँ, तो क्या फिर मेडिकेशन तो जरूरी हो गया कि मेडिकेशन देना ही कंपलसरी है फिर तो? ओके। सो एडिक्शन जो होता है इसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है, मतलब कि एडिक्शन किस प्रकार का है। ठीक है, अगर माइल्ड है, मॉडरेट है एंड सीवियर एडिक्शन है। ओके, तो माइल्ड एडिक्शन अगर है
इनिशियल स्टेज में आ रहा है प्रेजेंट, मतलब अगर हम कंसल्टेशन के पास अगर इनिशियली आ रहा है तो हम थेरेपी का प्लान करते हैं। ओके। बट अगर बहुत सीवियर एडिक्शन है, ठीक है, जो हमने अभी सिम्टम्स प्रेजेंट किए वो बहुत सीवियर है, तो फिर उसमें दोनों फार्माकोलॉजिकल मतलब ट्रीटमेंट भी लगती है, और उसके साथ नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब कि ये सारे थेरेपीज एंड जो मीटिंग्स एंड ये सब भी बताया जाता है। तब वो ट्रीटमेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है। यस। बिकॉज मुझे पता है कि मेरे क्लिनिक में जो एक आया था पेशेंट, एक पेरेंट अपने बच्चे को लेके आया था, it was a टीनेजर, 16 ईयर्स का था, 10th में था। ओके। तो उनका बोलना ये था कि इसने वेपिंग स्टार्ट कर दिया है। ओके। ठीक है। तो बेसिकली ऑफ कोर्स हम जब भी मेंटल कोई ऐसा केस आता है रिलेटेड मेंटल हेल्थ से, तो वी हैव टू टेक हिस्ट्री। यस। हमें हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि क्यों, कहाँ से स्टार्ट हुआ, राइट। करेक्ट। तो जब बच्चे से बातचीत हुई किया, तो उसने कहा कि पापा को देखा तो स्टार्ट कर दिया। तब ओके। पापा के पास कहाँ से आया? कोविड के टाइम पे पापा के पास थे, क्योंकि कोविड में तो सब घर में थे, करेक्ट। पापा करते थे। तो अब बच्चे के लिए तो रोल मॉडल इज फादर ओनली। तो करेक्ट। उसका ये बोलना है कि जब पापा करते हैं तो वो सही होगा, तो मैंने भी स्टार्ट कर लिया। ओके। तो वो उस तरीके से उसके पापा को जब पता चला कि भाई स्कूल में, क्योंकि वो दूसरे बच्चे ऑफ कोर्स जो बताया गया पीयर प्रेशर, बराबर। दूसरे बच्चे इन्फ्लुएंस हुए, दूसरे बच्चों ने स्टार्ट किया, दूसरे बच्चों के पेरेंट्स ने टीचर्स से बात की, टीचर्स ने फिर इस बच्चे से बात करके पेरेंट्स को तब पता चला कि भाई हमारा बच्चा वेपिंग कर रहा है, विच इज वेरी ओके। कॉमन नाउ इट इज इन स्कूल्स। यस। तब जाके फिर बच्चे को लाया गया कि भाई ये क्या है, और फिर उसके बिहेवियरल चेंजेस कि भाई मुझ पे क्यों उंगली उठा रहे हो, क्योंकि पापा कर रहे हैं तो वो तो सही कर रहे हैं, तो मैं कर रहा हूँ तो गलत क्यों। करेक्ट। तो ऑफ कोर्स फिर ये सारी चीजें, तो एडिक्शन फिर इस लेवल तक हो जाता है कि हमको मेडिकेशन देना पड़ता है, राइट। आपने बहुत अच्छी बात की फातिमा, कि जो एडिक्शन होता है इसमें दोनों जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस रहता है, राइट। एंड जो चेंजेस कॉज करता है। तो जेनेटिक जैसे कि अगर फैमिली हिस्ट्री में कोई अल्कोहल यूज कर रहा है, हम्म। ठीक है, या उसकी खुद की उनकी पर्सनालिटी है कि उसको नोवेल्टी सीकिंग मतलब नई नई चीज़ें ट्राई करनी है, बराबर, या कोई ट्रॉमा हो गया है, तो ये भी चीज़ें रहती है कि जिस वजह से एडिक्शन हो सकता है। जेनेटिक विथ एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल जैसे कि अगर घर पे एक्सेसिबल है, बराबर, इजीली अवेलेबल इजीली है। अवेलेबल है, राइट। अफोर्डेबल है, ठीक है, जैसे हमने इंटरनेट गेमिंग, इंटरनेट एडिक्शन का देखा है कि अगर बहुत इजीली फ़ोन अवेलेबल हो रहा है, जो गैजेट्स है वो अवेलेबल है, बहुत अर्ली यूज़ में अवेलेबल मतलब प्रोवाइड हो रहा है, तो इस वजह से न्यूरल रिवायरिंग होता है, ब्रेन में रिवायरिंग होता है, ठीक है, चेंजेस होते हैं, एंड जिस वजह से एडिक्शन हो सकता है। तो राइट। पेरेंटल का भी यूज़ रहता है कि अगर पेरेंट्स में सब्सटेंस ले रहे हैं तो बच्चे में चांसेस बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पेरेंट्स। राइट। मतलब अगर दो बच्चे हैं, एक बच्चे के पेरेंट्स में सब्सटेंस यूज है और एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स अल्कोहल या कोई भी सब्सटेंस नहीं ले रहे, तो इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं एडिक्शन होने के एज कम्पेयर राइट। टू द नॉर्मल चाइल्ड। क्योंकि बच्चा अपने पेरेंट्स से ही सीख रहा है। करेक्ट। बट इस पे मुझे एक और क्वेश्चन अच्छा याद आया, मैं पूछूं आपसे कि पेरेंटल कम्युनिकेशन भी तो कम हो गया है। हाँ। क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि क्या चल रहा है स्कूल में, क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो। तो ये जो गैप है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में इमोशनली, जो माइलस्टोन मतलब घर में भी रह रहे हैं, साथ में भी करेक्ट। रह रहे हैं, लेकिन वो जो गैप है वो बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हाँ। हो रहा है। हो सकता है पेरेंट्स भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे, बच्चे भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे, जो भी रीजन है। तो यस। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ये गैप क्यों बढ़ रहा है। यस। सो आपने मतलब मेन है कि कम्युनिकेशन गैप क्यों है पेरेंट्स में और चाइल्ड में, राइट। बराबर, अडोलसेंस में। तो हमने न्यूज़ में और मतलब ये जब भी आप स्क्रॉल करोगे तो वो आ जाता है, जेंजी है अभी, करेक्ट, हम मिलेनियर्स है, बराबर, हमारे जो पेरेंट्स थे दे वर बेबी बूमर्स और ग्रैंड पेरेंट्स वर बेबी बूमर्स, करेक्ट। तो एज जनरेशन तो दिखाई दे रहा है, राइट। बराबर। सो आवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स भी हमारे घर पे रहे, पेरेंट्स है भी आवर जनरेशन, ठीक है, अपने जो बच्चे हैं एंड उनके भी अभी, तो ऑल जनरेशन वी कुड सी। सो ये सिर्फ जनरेशन नहीं है, उसमें डिफरेंस है थिंकिंग का, बराबर, बिलीफ का, ओके। ठीक है, अपने लीजर एक्टिविटी जब हमें फ्री टाइम मिलता है तो हम कौन से एक्टिविटीज प्रेफर करते हैं, और उसी के साथ एक रोल आ जाता है मीडिया का, ठीक है, या डिजिटल वर्ल्ड का। जब हमने हमारे पेरेंट्स ने वो एरा नहीं देखा था, डिजिटल एरा का, बट वो कहीं ना कहीं अभी आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स पूछते हैं कि अरे ये कैसे यूज करना व्हाट्सएप, राइट। मतलब वो अडेप्ट हो रहे, सीख रहे, सीख रहे। बराबर। हमारे समय हमने फोन देखा था, हम वी आर बॉर्न इन दैट डिजिटल एरा, ठीक है, तो हमारा ऐसा हो गया कि हमने यूज तो किया है, लेकिन अभी के बच्चे जो है वो बचपन से ही उनको वो एरा में आ गए हैं, उन्हें कुछ सिखाना नहीं पड़ा। उन्हें सिखाना नहीं पड़ता। हमारा जो एरा चालू हुआ था वो आफ्टर
लाइक 18 ईयर्स के 18 बाद years हमारे पास जो गैजेट्स आए थे। gadgets है। लेकिन जो अभी के हैं, अल्फा ले लो या जेनजी ले लो, इनमें डिजिटल जो वर्ल्ड है वो उनको बचपन से ही शुरू हो गया है। तो बाय ये डिफॉल्ट है उनमें। यस, तो ये एक डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से थिंकिंग में डिफरेंस है, बिलीफ में भी डिफरेंस है, और हमने जैसे बोला कि मीडिया का भी। अभी कम्युनिकेशन गैप जो होता है उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक होता है जनरेशन गैप, ठीक है, डिजिटल यूज का है। उसके बाद और एक चीज देखिए कि कोविड-19 के बाद, हम्म। जैसे स्टैट्स 2019 टू 24 की जो स्टडी हुई थी, उसमें बताया गया है कि 44% ऑफ चिल्ड्रन अभी के जो है उनका फेवरेट टॉय इज टैब। ओके, तो पहले के फेवरेट टॉय क्या रहता था? कार रहती थी, टॉय रहता था। लेकिन अभी उनको पसंद है जो उनका फेवरेट, वो बताते हैं टैबलेट। टैब। ठीक है, तो इतना चेंज हो गया है। बहुत ज्यादा। मैं सोच पा रही हूँ बिकॉज मेरे जो दो बच्चे हैं, मुफद्दल इज राइट नाउ, ही इज 8 years। तो वो मुझसे पूछता है कि मेरे कौन से बर्थडे पे आप मुझे टैब दोगे। करेक्ट, मतलब उन्हें वो चीज पता है, हमें टैब बराबर, के बारे में पता भी नहीं था। करेक्ट। और कोविड-19 के बाद ये हुआ है कि जो बच्चे थे, आप एडोलसेंस भी लो, तो वो स्कूल में जाके पढ़ते थे, बट देयर वाज एन ड्रास्टिक चेंज कि वो घर पे पढ़ने लगे, बराबर। तो वो स्कूल से चेंज होके इट केम टू द स्क्रीन। स्क्रीन, राइट। उसका टाइम बढ़ गया है, मोर देन 4 आवर्स। देखा गया है कि 4 to 5 आवर्स का टाइम यूज इंक्रीज हुआ है। ओके। ठीक है, मोर देन 15% टाइम स्पेंड ऑन द गैजेट्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये कोविड-19 में काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस दिखे हैं, और इस वजह से भी कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी अदर्स फैक्टर्स होते हैं कि पेरेंट्स की अवेलेबिलिटी। अभी के समय दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, वर्किंग है। बराबर। फैमिली का डायनामिक भी चेंज हो गया है, जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रहते हैं, सिर्फ पेरेंट्स एंड उनके बच्चे। बच्चे। उसमें भी अगर सिंगल चाइल्ड हो गया है तो पेरेंट्स के लिए और बच्चे के लिए और कोई अवेलेबल नहीं है सिबलिंग्स। ठीक है, तो इस वजह से भी कम्युनिकेशन गैप होता है। और मैंने पहले भी जैसे वीडियो में मेंशन किया था कि साइकेट्रिक इलनेस या अगर कोई मेंटल इलनेस पेरेंट्स में है, तो उस वजह से भी कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। सो जो मेन है वो गैप, जो जनरेशन गैप आया है, टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, या फिर जो अदर फैक्टर्स है, इस वजह से भी होता है। जो गैप आ गया है, ये यस, सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें। यस, मुझे बता कि तेरे क्लिनिक में अभी बहुत ऐसे यंग पेशेंट्स आते ही होंगे जिसे ऐसा एडिक्शन है, ठीक है? यस। तो कोई कॉमन ऐसा फैक्टर जो तूने नोटिस किया इस इमोशनल और मेंटल पैटर्न को लेके? ओके, सो मेरे क्लिनिक में ये पेशेंट आते हैं जो एज ग्रुप हमने कहा कि अडोलसेंस के। हम्म। तो मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन, जो अगर एडिक्शन को लेके देखा जाए, तो अभी जस्ट रिसेंटली एक पेशेंट आई थी, मतलब उसकी मदर लेके आए। तो वो बच्चा जो था, इट वाज 10 टू मतलब 12 to 13 ईयर्स ओल्ड का था, एक्स वाई जेड जो भी मेल पेशेंट। तो उसके मदर का कहना था कि ये 1 साल से उन्होंने नोटिस किया कि बहुत चिड़चिड़ करता है, ओके। ठीक है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, और अभी तो धमकी भी देता है कि खुद को कुछ कर लूँगा, हम्म। या उसने बेल्ट भी ले लिया था खुद को फांसी लगाने के लिए। ओह माय गॉड। हाँ, तो उसकी मदर बहुत डिस्ट्रेस थी। फिर जब डिटेल और हिस्ट्री लिए पूछा, तो फिर उन्होंने बताया कि अभी 2 मंथ्स बैक छुट्टियाँ थी, हम्म। जस्ट अभी स्कूल शुरू हुई है। हम्म। तो वहाँ पे उसका फ़ोन यूज़ काफ़ी बढ़ गया था। तो वो मतलब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गया था, ओके। ठीक है, दादा दादी लाइक दादा वेकेशंस में। वेकेशंस पे। हाँ। और वहाँ पे उसका फ़ोन यूज़ बढ़ गया था। फिर जब बच्चे को पूछा तो उसने कहा कि एक दिन में वो 5 से 6 घंटे फ़ोन यूज़ कर रहा था गेम के लिए। और यहाँ पे जब वो आया मदर के घर, मतलब अपने घर पे, तो वहाँ पे उसको फ़ोन नहीं मिला। ठीक है, तो इस वजह से उसकी चिड़-चिड़ बढ़ गई थी। फिर ओके। उसका ऐसा था कि पेरेंट्स तो मेरी डिमांड्स कोई फुलफ़िल ही नहीं करते, मेरी नीड्स भी फुलफ़िल नहीं करते हैं। तो इस वजह से उसके बिहेवियर था। और थोड़ी-सी हिस्ट्री देखी और पूछा तो पता चला कि घर पे उसके फादर अल्कोहल यूज़ करते हैं, ठीक है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर पे ही है। फिर कहीं-कहीं ऐसा हो जाता है कि मदर के काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रहते हैं चाइल्ड को लेके। तो और फिज़िकल भी था कि पेरेंट्स भी बच्चे को मारते थे। जब कोई फ्रस्ट्रेशन हो गया, गुस्सा हो गया, तो बच्चे पे निकलता तो था। बच्चे पे निकलता था। तो ये सब चीज़ों से बच्चे में पहले से थोड़ा-थोड़ा बिहेवियर चालू हो गया था। उसको थोड़ा-सा लो मूड लगता था, अकेला लगता था। जब वो बाकी पेरेंट्स के, मतलब फ्रेंड्स के पेरेंट्स के साथ कंपेयर करते थे, तो उसे लगता था कि घर का एटमॉस्फेयर ऐसा क्यों है? हम्म। वो जो बराबर। कॉन्फ्लिक्ट वाली बात बोली पहले, हाँ, वो खुद जी, से ही लड़ने लगा होगा कि भाई जी, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। करेक्ट।
तो हमने वो भी देखा कि वो शुरू क्यों करते हैं फ़ोन, ठीक है? हाँ। तो इसके दोनों रीज़न देखे कि पहले तो उसको अच्छा लग रहा था, पर दूसरा वो भी था कि वो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए खुद के नेगेटिव इमोशंस जो उसको आता था कि उसे हमेशा जब वो कहता था कि जब मैं मॉर्निंग को उठता तो मुझे आता कि मैं क्यों जी रहा हूँ। हाँ। तो हमेशा उसको वो थॉट्स भी आते थे कि एक अपना माइंड डाइवर्ट रखने के लिए। करेक्ट, तो उस वजह से भी वो यूज़ कर रहा था फ़ोन। एंड जब फिर हमने वो पूरी हिस्ट्री इतनी ली और जैसे सुसाइडल था, हार्म टू सेल्फ था, तो मेडिकेशन शुरू करना पड़ा। राइट। मेडिकेशन शुरू किए हैं और पेरेंट्स को भी काउंसिल किया मदर को कि ये एक अ, मानसिक बीमारी की शुरुआत है, एडिक्शन की शुरुआत है, उसके साथ कोमॉर्बिडिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोमॉर्ब मतलब सब्सटेंस जो रहते हैं, वो सिर्फ कभी-कभी सिर्फ सिंगल सब्सटेंस ही नहीं रहता है। हुँ। इसके साथ कोमॉर्बिडिटी भी रहती है। ओके। मतलब इसके साथ दूसरी बीमारियाँ भी रह सकती है। डिप्रेशन रह सकता है, कभी-कभी एंग्ज़ायटी कम करने के लिए भी सब्सटेंस शुरू करते हैं। हुँ। किसी की पर्सनैलिटी वैसी है इसलिए भी करते हैं। तो उसमें कोमॉर्बिडिटी डिप्रेशन भी था, ठीक ओके। है? तो वो भी ट्रीटमेंट उसकी शुरू किए। मदर को भी काउंसिल किया कि उसे कैसे बिहेव करना चाहिए बच्चे के साथ, ठीक है? और कितना अभी आप बच्चे को बहुत समय मतलब बच्चा बहुत समय फ़ोन, गैजेट यूज़ कर रहा है और आप सडनली निकाल दोगे तो नहीं होगा, ठीक है? आपको क्लियर एक्सपेक्टेशंस बताने पड़ेंगे, आपको एक टाइम बाउंड बनाना पड़ेगा, अच्छा आपके लिए आधा घंटा है, आप आधा घंटा ही देख सकते हो। तो ऐसे कुछ गाइडलाइंस आए हैं आईपीएस के कि उन्होंने बताया है कि जैसे 10 टू डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लिए ओके। मीडिया जो होता है या फ़ोन जो भी है डिजिटल वो डिजिटल। कितना यूज़ करना चाहिए वो गाइडलाइंस आए हैं, तो उसके हिसाब से वो सब हमने उनको बताया फिर। ओके। मतलब अलोंग विथ काउंसलिंग आपको मेडिकेशन भी स्टार्ट करनी पड़ी। यस, मतलब वो सीवियरिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी। यस। अभी मेडिकेशन हम उस चीज़ में शुरू करते हैं जबकि अगर वो खुद को नुकसान पहुँचा रहा है, पेरेंट्स को नुकसान पहुँचा रहा है, उसके लाइफ को कुछ हो सकता है, थ्रेटनिंग है, तो मेडिकेशन तो शुरू करने पड़ते हैं। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अभी जो आपने बताया कि आईपीएस की गाइडलाइंस आ गई है, दिस जी। ये मुझे भी नहीं पता था कि कुछ ऐसा है। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू एज क्या है ये गाइडलाइंस जो इंक्लूड हुई है? जो आईपीएस होता है इसका मतलब होता है इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी। हुँ। तो इन्होंने गाइडलाइंस दिए हैं कि जो मीडिया होता है या स्क्रीन ये कितने समय के लिए यूज़ करना चाहिए। ओके। तो डिफरेंट एज ग्रुप के लिए उन्होंने अपने अपने मतलब डिफरेंट एज ग्रुप के लिए डिफरेंट गाइडलाइंस हैं। तो स्ट्रिक्टली उन्होंने मेंशन किया है कि लेस देन 2 इयर्स के बच्चे को फ़ोन देना ही नहीं है। ओके। अभी जो अडोलसेंस ग्रुप है उसके लिए उन्होंने बताया है कि पेरेंट्स को डिजिटल लिटरेसी होना चाहिए, मतलब उनको फ़ोन के बारे में पता होना चाहिए, बराबर। फिर उसके साथ उन्होंने कहा है कि अ, उन्हें जब सोते वक्त हुँ। सोने के 1 घंटे पहले फ़ोन नहीं देना है, ठीक है? या जब वो सो रहे हैं तो उनके बेड पे कोई गैजेट्स नहीं चाहिए। अगर कोई पढ़ रहा है, ठीक है, तो पढ़ने के समय उन्हें फ़ोन नहीं देना है। जब आप एक आपका 1 घंटा ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे नो गैजेट्स, ठीक है? ओके। जैसे एग्ज़ाम्पल आप डाइनिंग टेबल पे जब सब बैठे हो, तो हुँ। वहाँ पे फ़ोन यूज़ नहीं नहीं करना है, करना। नहीं करना। ओके। उसके साथ पेरेंट्स को कुछ पासवर्ड, सिक्योरिटी वो सब इश्यूज़ देखना चाहिए, ठीक है? कि बच्चा हर जो भी चीज़ अगर एक्सेस कर रहा है, तो वो सेफ भी होना चाहिए। पेरेंट्स को चाइल्ड के साथ उतना ये भी इंफॉर्मेशन या स्ट्रिक्टली इंफॉर्मेशन या क्लियर इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि अगर कुछ चीज़ें गलत हो रही है, कुछ भी अगर उन्हें अनसेफ लग रहा है तो वो आके आपसे कम्युनिकेट करें या आपसे बातचीत करें, बराबर। तो वो पेरेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी हाँ, चाहिए कि वो आप बता दो कि ये चीज़ अगर गलत है तो आप आके शेयर कर लो। बराबर। ओके। इवन जो आप कोई भी इंस्टाग्राम हो, फेसबुक, स्नैपचैट, यहाँ पे आप अननोन जो पीपल है वहाँ हुँ। पे आपके उनके साथ फोटोज़ या आपका पूरा नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना है। हुँ। ठीक है। क्लिनिकली भी हमने हमारे ओपीडी में देखा है कि जो ये एज ग्रुप होता है तो अंडर एक अच्छा लगता है या कोई केयर करता है सामने वाला और इसकी वजह से वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, फोटो शेयर कर देते हैं और कई बार वो आगे वाला जो रहता है वो बुलाने मतलब मिलने के लिए भी बुलाते हैं, ओके। बराबर। और फिर उस चीज़ में कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, बराबर। हुँ। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, इसलिए पेरेंट्स चिल्ड्रन को डायरेक्टली बताना चाहिए, इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि जो ये मीडिया है, प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो आप फोटोज पोस्ट कर रहे हो तो वो उसमें पूरी सिक्योरिटी सेफ्टी वो सब देखना चाहिए, ठीक है? राइट। अपनी कौन सी पर्सनल इंफॉर्मेशन आगे बतानी है, तो ये सब गाइडलाइंस क्लियर होना चाहिए। मीडिया यूज़ करना है बट एजुकेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए,
बट उसके साथ जो भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो सारे पेरेंट्स चाइल्ड के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहिए। अभी जो इंस्टाग्राम की बात किया, तो मुझे बताओ कि अभी जैसे हर टीन्स को रहता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यस। जब भी सब तुरंत चाहिए। एक स्टोरी डाली, कोई पोस्ट डाला, तो तुरंत देखते हैं कि लाइक मिला कि नहीं, कितने लोगों ने देखा, और अगर कोई देख रहा है तो किसी ने कोई कमेंट किया कि नहीं। और अगर ये नहीं मिल रहा है उनको, तो देन दे फील एंशियस कि यार मैंने जो डाला पोस्ट वो बराबर है कि नहीं, एंजाइटी डेवलप हो जाती है। करेक्ट। तो ये कोई मेंटल मेंटल साइन है क्या? अभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या कि हमें तुरंत रिवॉर्ड मिलना चाहिए, हम्म। बराबर, या तुरंत वैलिडेशन मिलना चाहिए, तुरंत जो भी है वो फट से फट चाहिए, से। बराबर। सो अगर हमने देखा तो हमारे एरा में भी वैसे ही है कि हमें कहीं जाना है तो तुरंत हमने कैब कर दिया, हम्म। बराबर। जो भी हमें कुछ ऑर्डर चाहिए तो भी तो ब्लिंकिट भी आ गया है, राइट। ठीक है, हम ब्लिंक करने के पहले ही आ जाता है, ऐसे उन्होंने बताया, हाँ। ठीक है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है तो पहले हम बुक्स में ढूंढते थे, अभी डायरेक्टली गूगल पे आपने गूगल सर्च कर करते हैं। लिया तो आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। राइट। बच्चे को कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब अगर शेयर करनी है, फ्रेंड्स बनाने हैं, तो पहले हम जाके एफर्ट्स लेते थे, लोगों के साथ जाके कनेक्ट करते थे, बात बातचीत करते करते थे, थे। फिर फ्रेंड्स बनाते थे। अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी फ्रेंड्स बना लेते हैं, राइट। बराबर। अभी फेसबुक हो गया, फेसबुक तो ओल्ड हो गया है, अभी तो काफ़ी चीज़ें आ गई, स्नैपचैट आ गया, मैसेंजर्स आ गए हैं, टिकटॉक आ गया है, ठीक है। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब ये सारी चीज़ों ने हमारे ब्रेन को रिवायर किया है, ठीक है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का। बट स्टडी कहती है कि जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ही अपोजिट होता है डिले ग्रेटिफिकेशन, ओके। बराबर। कि हम कुछ चीज समय वेट करते हैं, हमारी क्रेविंग को कंट्रोल करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म प्लेजर, हम्म। बराबर, या लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड के लिए। ओके। सो रिसर्च में भी ये देखा गया है कि जो डिले ग्रेटिफिकेशन अगर मतलब जो बच्चा डिले ग्रेटिफिकेशन करता है, जो अपने अर्जेस या क्रेविंग को कंट्रोल करता है, तो लॉन्ग टर्म में उसे मेंटल हेल्थ, सक्सेसफुल लाइफ एंड इवन जो एकेडमिक है वो भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखता है, एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होती है। सो फातिमा, आपने देखा होगा कि अभी जो बच्चे होते हैं वो फ़ोन जब इंस्टाग्राम पे कोई स्क्रॉल कर रहे हैं, तो अगर कोई बहुत लंबा वीडियो है तो वो ज़्यादा देर देखते नहीं है, क्योंकि अटेंशन स्पैन भी कम हो गया है, कंसंट्रेशन कम हो गया है, मेमोरी इंपेयरमेंट कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। रिसर्च कहते हैं कि बर्नआउट बढ़ गया है, सुसाइडल रेट्स डबल हो गई है, एंड इवन अर्ली एजिंग, ठीक है, अर्ली एजिंग इंक्रीज हुआ है। वो प्रोन है टू द न्यूरोकॉग्निटिव जैसे कि अल्जाइमर, डिमेंशिया डिसऑर्डर के लिए भी, तो ओके, मतलब मेंटली, मेंटल हेल्थ खराब होना स्टार्ट हो गया है। बराबर। तो मुझे बताओ कि जैसे ये जो बच्चे हैं, हाँ। अब इनसे अगर जब फोन छीन लिया जाए, हाँ। ठीक है, तो पेरेंट्स की ये कंप्लेंट रहती है कि बच्चे बहुत बदतमीज हो गए हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, जिद्दी हो गए हैं। बराबर। तो पेरेंट्स को ये चीजें सीरियसली लेनी चाहिए, राइट? यस। तो कुछ साइन है जिसे हम रेड फ्लैग साइन कहते हैं, जिसे हाँ। सीरियसली पेरेंट्स को लेना चाहिए। और अगर आपको वो सिम्टम्स दिखाई दे रहे तो आप आपके नियर बाय जो भी कंसल्टेंट है, साइकेट्रिस्ट है, आप उनसे जाके मिलना चाहिए। ओके। तो रेड फ्लैग साइन जैसे कि पहला हो गया, बच्चे के डेली एक्टिविटीज में चेंज हो रहा है, जैसे वो खाना बराबर से खा नहीं रहा है, उसका एपिटाइट कम हो गया है, उसका वेट लॉस कम हो गया है, वो डेली वो नहाता नहीं है, ठीक है, सेल्फ केयर नहीं कर रहा है, अकेला रहता है, ठीक है, वजन बढ़ गया है, वजन कम हो गया है, ठीक है, किसी से बातचीत नहीं करते हैं, अकेले रहते हैं, जो फ्रेंड्स के साथ उसे पहले जो आउटडोर एक्टिविटीज अच्छी लगती थी वो करना उन्होंने बंद कर दिया है। ओके। उसके पढ़ाई में कहीं न कहीं डिक्लाइन हो गया है, पढ़ाई बराबर से अच्छे से नहीं कर रहा है, ठीक है। या फिर आपको अगर लग रहा है कि कोई नया सब्सटेंस ट्राई कर रहे हैं, कोई नशा उन्होंने नशा शुरुआत की है, या उसका पीयर ग्रुप जो है, फ्रेंड सर्कल, वो अचानक से चेंज हो चेंज गया हो है, गया। ठीक है। पहले अलग फ्रेंड सर्कल था जो नॉर्मल था, आपको बताया, और अभी 1 वीक में, 2 वीक में उसका कोई नया फ्रेंड सर्कल आ गया है। या फिर हार्म टू सेल्फ है, धमकी देता है, बोलता है कि मुझे मर जाना चाहिए, ठीक है, जी के कोई फ़ायदा नहीं है, कोई कारण नहीं रहा तो भी रोता है, ठीक है, चिड़-चिड़ करता है। तो ये कुछ सिम्पटम्स है जो रेड फ्लैग साइन है। अगर ऐसा आप नोटिस कर रहे हैं आपके बच्चे में, तो आपको बिल्कुल कंसल्ट करना चाहिए कि किस वजह से ऐसे हो रहा है, ओके। और अगर इसके वजह से कोई मतलब कोई डिसऑर्डर लग रहा है, जो भी लग रहा है, तो फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाती है। मतलब ये रेड फ्लैग साइंस अगर आप नोटिस कर रहे हो, तो देन जी, इट्स अ पॉइंट कि आप अब कंसल्ट कर लो। बराबर से। ओके। सो ये कन्वर्सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत एक्साइटिंग रहा, बहुत कुछ चीजें जो मुझे न्यू जानने मिली है बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो अब एक न्यू सेगमेंट, एक नया सेगमेंट करते हैं, रैपिड फायर। ओके। ठीक है।
तो मैं क्वेश्चंस करूंगी, 5 क्वेश्चंस है, आपको फटाफट उसके जवाब देने हैं। ओके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर कोई इमोशनली स्ट्रगल कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? इमोशनली स्ट्रगल कर रहा है मतलब इट इज़ अ क्राई फॉर हेल्प, ठीक है? Okay. सो पेरेंट्स को पहले सुनना पड़ेगा एक्टिवली कि उसे क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, एंड अगर उसे हेल्प लग रही है तो प्लीज़ कंसल्ट टू साइकियाट्रिस्ट। ओके, अगर कोई किसी को एडिक्शंस है तो उसके क्या साइंस है? जो हमने मेन साइन देखे हैं, लेकिन उसमें जो रेड फ्लैग साइन एंड इम्पोर्टेंट साइन है कि अगर हार्म टू सेल्फ है, खुद को मारना चाहता है या किसी को या घर वालों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, या सुसाइडल थ्रेट जो बार बार वो अगर बता रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है जहाँ पे आपको वेट नहीं करना चाहिए और आपको साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। और अगर एडिक्शंस है अगर किसी पेशेंट में तो उसे क्या अवॉइड करना चाहिए? एडिक्शन के लिए क्या अवॉइड करना चाहिए? कि ये एक बी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये सिर्फ फ़ोन एडिक्शन या कोई भी एडिक्शन है, ये एक बीमारी है। वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, और इसकी अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट किए तो एडिक्शन से बाहर भी निकल सकते हैं। तो ट्रीटमेंट अवॉइड नहीं करना चाहिए। ट्रीटमेंट अवॉइड नहीं करना चाहिए, और ये एक मानसिक बीमारी है, ये समझना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा लगता है घर वालों को कि ये नाटक कर रहा है या ये फ़ोन ऐसे ही जानबूझ के यूज़ कर रहा है, हम तो नहीं कर रहे थे, हमें तो ये बीमारी नहीं हुई है। ये प्रूफ है कि ये एक मानसिक बीमारी है और इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। ओके, आपके हिसाब से मेडिसिन और थेरेपी के अलावा कौन सी चीजें हैं जो इम्पैक्ट करती है मेंटल हेल्थ पे? ओके, सो आप इम्प्रूवमेंट के लिए बोल रहे हैं? जी। हाँ, इम्प्रूवमेंट के लिए मेडिकेशन रहता है, उसके साथ थेरेपीज़ रहते हैं, उनका जो डिफरेंट काउंसलिंग ली जाती है, पेरेंट्स काउंसलिंग रहती है, फैमिली थेरेपी रहता है, उसकी अगर कोई पर्सनैलिटी के फैक्टर्स है तो वो भी देखा जाता है। सो इट इज़ एन कंप्लीट मॉडल रहता है, सिर्फ़ क्या बोलते हैं, मेडिकेशन ही नहीं है। सो इट इज़ अ मल्टीपल अप्रोच, एंड वो पेशेंट के हिसाब से अलग-अलग मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं। ओके, फैंटास्टिक। वन लास्ट मैसेज फ्रॉम योर साइड फॉर द व्यूअर्स। यस, थैंक यू सो मच। होप सो आपको ये जानकारी सभी को यूज़फुल रही होगी। जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, जो एडोलसेंस में फेस किए जाते हैं, जो पेरेंट्स नोटिस करते हैं, आप इसे प्लीज़ अवॉइड मत कीजिए। इसकी अगर सही टाइम पे हेल्प ट्रीटमेंट ली जाए तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। होप सो ये स्टिग्मा जो है मेंटल हेल्थ को लेके, ये ब्रेक हो, और सही समय पे सबको ट्रीटमेंट मिले। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर दिस वंडरफुल कन्वर्सेशन। बहुत अच्छा लगा बात करके, मतलब ये हम नॉर्मली ऐसे Yes. बात करते हैं, बट ऑन दिस प्लेटफॉर्म बात करके लोगों तक ये चीजें पहुंचाना। थैंक यू सो मच फॉर थैंक योर टाइम थैंक यू स्पेशली। सो मच। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आई वाज़ समवॉट नर्वस, लेकिन आपने बहुत अच्छे से एक अच्छा सूदिंग ये किया है, और मेरी फ्रेंड होने की वजह से आई वाज़ ओके चिल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फातिमा। सो यहाँ पे ये पॉडकास्ट एंड होता है, और एक जो मोटिव था अवेयरनेस क्रिएट करने का अमंग द टीन्स, आई होप ये चीजें आप लोग को क्लियर हो पाई होगी। और जैसे प्रियंका ने कहा कि ये एक स्टिग्मा है, सो नाउ लेट्स ब्रेक द स्टिग्मा, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। सो अवेयरनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर करिए, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।